गुड मॉर्निंग एवरीवन। वॉइस आ रही है? जग गए सभी लोग? एक सौरभ, आकांक्षा, अनुज, अरुण, आशा, आशीष, रंजना, नवीन, राजरानी, सूरज, नीतीश, सत्यजीत, कौशल, देवेंद्र, अमिता, अनिता, अंजना, हर्ष, पूजा, सुमित, प्रियांशी, हेमा, अनिल, ऋषभ, हिमतेश, जयप्रकाश, मनीष, मीरा, पंकज, प्रिया, राहुल, रोहित, शिव, शिवराम, निधि, शुभम, महिमा, विनय, अभिषेक, विजय, अवंतिका। चलो भाई, सब लोग कनेक्ट हो रहे हैं। होगा जल्दी जल्दी। क्या? तो हम बता ही नहीं रहे थे तुम लोग को अफगानिस्तान की हालत? तो तुम कल ही समझा दिए थे। कब्जा तो होना ही था अरे, अफगानिस्तान वही क्षेत्र ही है जहाँ से आक्रमण होना है। पूरी हिस्ट्री पढ़ डाले हम लोग। एक वही क्षेत्र ही है जहाँ पर कर दे रहे हैं। काबुल वहीं तो पड़ता है अफगानिस्तान में। अभी वही पढ़ने वाले हैं, बाबर का भी। अभी वही आने वाला है। अफगानिस्तान पे ही अधिकार। तो बाबर पहले अफगानिस्तान पे ही आएगा। काबुल पे अधिकार करेगा। काबुल जीत करके फिर वो आगे बढ़ेगा। तो अफगानिस्तान ही तो है जो गजनी का क्षेत्र है, घोर का क्षेत्र है। सब लोग वहीं के तो हैं। अब बाबर ने बोला है अपने, जो बाबरनामा लिखी है उसने आत्मकथा, तो उसमें बोला है कि अब काबुल की गरीबी अब फिर नहीं, मतलब बहुत गरीब क्षेत्र उस तरह का था। उजाड़ क्षेत्र है, कुछ जानते वानते सब थे नहीं, सब बर्बर जाति के प्रजाति थे सब। एक इनको बस अब हिंदुस्तान ही दिखता था जो सभ्य था और सब संपन्न था। सब चले आते थे लेकर के। आज भी देखो ना उनकी हालत कैसी है। काबुल उधर का क्षेत्र देखो जरा, अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाके खाली मिट्टी के घर बने, रेगिस्तान सब यही सब है। होता कुछ नहीं है, खाली लड़ते भिड़ते रहते हैं। तो खैर, इसमें ये अलग राजनीति है, इसमें सपोर्ट किया गया है। ये तालिबान थोड़ा कुछ था, इसमें सपोर्ट किया गया है देशों का। इसमें बहुत बड़ी राजनीति खेली गई है। ये असल में जो अर्थव्यवस्था गिरी है ना, इसमें शामिल है, इसमें कहीं ना कहीं चीन, रूस, अमेरिका सब शामिल है। जो अब देखिए आगे चल करके कुछ ना कुछ इसका हो सकता है। जो समझ कहती है वो ये कि असल में ये हथियार देना चाह रहे हैं जो अर्थव्यवस्था गिरी है उसको सुधारने के लिए। क्योंकि वही उनके पास एक रास्ता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था सबकी गिर चुकी है। चाइना को थोड़ा सा कंट्रोल किया था, बाकी सब गिर चुके थे। अरे इसीलिए अमेरिका मजबूर हो गया था निकालने के लिए सेना। खरबों रुपए खर्च कर चुका, वो ट्रिलियन से ऊपर उसने पैसा खर्च कर चुका सेना पर। और एक दो रुपए थोड़ा खर्च किया है, अरबों रुपए, अरबों डॉलर रुपए खर्च किया उसने। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये सब राजनीति है, इसमें ना पढ़ो। ये बस इतना समझ लो, अधिकार हो गया बस, ठीक था। ये बहुत बढ़िया है, जिसको समझना पड़े है। ठीक है। तो इतना आसान है, सेना सरेंडर करके भाग जा रही है। मतलब वो आ रहे हैं, घुस रहे हैं। 3 लाख की सेना, अफगान आर्मी। 3 लाख की अफगान आर्मी और 80,000 लड़ाके हैं वो, 90,000। और सेना सरेंडर करके भाग जा रही है अफगानिस्तान की। लड़ाके घुस घुस जा रहे हैं। ये तो वही वाला हालत हो गया कि बाबर 12,000 की सेना लेके आया, इब्राहिम लोदी ने सरेंडर कर दिया 3 लाख में हार के। ये तो वही हो गया ना फिर एक प्रकार से। तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, उन क्षेत्रों के नाम आएंगे अभी जब हम रिपीट करेंगे आपको मुगल वंश का। तो वो जो क्षेत्र बताए जा रहे थे ना न्यूज में जीते हैं, वो सब क्षेत्र आएंगे। हेरात, काबुल, है ना, कंधार। और इधर एक पड़ेगा आपका उज्बेकिस्तान में समरकंद का क्षेत्र पड़ेगा। इसी में अफगानिस्तान में मजार शरीफ पड़ेगा। बड़े बड़े शहर हैं जिनको जीता जाता था। पहले भी ऐसे ही होता था, पहले भी ये गजनी को ही जीता जाता था। गजनी हो गया, काबुल, काबुल राजधानी ही है, ठीक है। और फिर हेरात। भाई राजधानी पे जिसका अधिकार वो सबका अधिकार उसकी पर, ठीक है। चलिए हम लोग मुगल वंश शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे ये लोग अफगानिस्तान की तरफ आए। और फिर अफगानिस्तान से ये लोग
फिर ये धीरे से कहाँ एंटर कर गए, पंजाब में, और फिर एंटर हो गए भारत में। तो देखते हैं क्या था बाबर और कैसी चीजें चल रही थी। देखो, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कहानी को थोड़ा क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसे समझते हैं हम लोग। अगर आपको याद हो, दिल्ली सल्तनत जब हम पढ़ रहे थे तो दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश चल रहा था। ठीक है, और दिल्ली पे जो शासन चल रहा था, दिल्ली पे जो शासन चल रहा था, ठीक है, और शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी। हाँ ठीक है, वो अब है, अब शुरू करें। तो इस समय दिल्ली सल्तनत पे शासन चल रहा है आपका इब्राहिम लोधी का। ठीक है, अब इसमें समझिएगा जरा कि क्या कहानी है, पूरा थोड़ा सा समझा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक क्षेत्र समझो, हम एक मैप दिखा रहे हैं। अरे क्या सब गड़बड़ चल रहा है। हेलो, वॉइस नहीं आ रही है। लाउडली बोल रहे थे आप, तो स्लो क्यों बोल रहे हैं? अरे हम तेज ही बोल रहे हैं, हम तेज ही बोल रहे हैं। नहीं, आवाज कम आ रही है क्या? वॉइस नहीं आ रही? आ तो रही है सब, देखो कह रहे हैं आ रही है, बाकी सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि आ रही है। आ रही है भाई, तुम लोग यार रोक देते हो बीच में, क्या चेक करते हो। आ रही है, ओके है, स्लो आ रही है। क्या क्या नौटंकी चल रही है, कोई अनम्यूट नहीं होगा। कह रहा कोई अनम्यूट नहीं होगा तो उसको आवाज नहीं आ रही होगी। तो समझो भाई, ऐसे तो रुकते रहोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या हुआ कि जो दिल्ली पे सल्तनत चल रहा है आपका इब्राहिम लोदी का, और इसी समय जन्म होता है बाबर का। ठीक है, बाबर का एक्चुअल में जन्म हम बताएं आपको, तो बाबर का जो जन्म है वो हुआ है 1483 में। ठीक है, 1483 में। ठीक है, और लोधी वंश चल रहा है इस समय, लोधी वंश चल रहा है। ठीक है, इतना याद रखना है कि जब जन्म हुआ उसका लोधी वंश चल रहा है। जन्म कहाँ हुआ है? तो बाबर का जन्म हुआ है फरगाना में। फरगाना ये प्रांत पड़ता है आपका उज्बेकिस्तान में। ठीक है, उज्बेकिस्तान में प्रांत पड़ता है फरगाना। तो फरगाना में इसका जन्म हुआ है 1483 में, और ये शासक बना है वहां का 1494 में। ठीक है, हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं मैप का, जिससे आपको क्लियर हो जाए, नहीं तो समझ नहीं पाओगे क्या है ना।
देखो इस मैप को देखो जरा, ठीक है। ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, और ये रहा पूरा अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान है, ठीक है। इधर देखो ये है उज्बेकिस्तान, जिसको उज्बेक कहा जाता है, तो उज्बेक बोलते हैं शॉर्ट में, उज्बेक, ठीक है, उज्बेक। और इधर किर्गिस्तान है, इधर तुर्कमेनिस्तान, ईरान। हमें ज्यादातर मतलब ये अफगानिस्तान से है, और ये जो उज्बेकिस्तान है, और इधर ईरान है, इनसे मेन मतलब है, ठीक है। चलो अब हम मैप ओपन किए हैं तो हम थोड़ा समझा देते हैं आपको, थोड़ा सा 5 मिनट और लेंगे, फिर हम बाबर पे चलते हैं ताकि आपको क्लियर रहे, समझना जरा इस पे। ये जो सीरिया वाला क्षेत्र है, सीरिया वाला जो क्षेत्र है, इधर इधर एक साम्राज्य चल रहा है, उस्मानी साम्राज्य, उस्मानी साम्राज्य चल रहा है, ठीक है, उस्मानी। ईरान में, ईरान के आसपास एक साम्राज्य चल रहा है, सफवी साम्राज्य, सफवी साम्राज्य, ठीक है, सफवी, सफवी साम्राज्य चल रहा है ईरान के क्षेत्र में, ये वाले क्षेत्र में, ठीक है। उस्मानी इधर चल रहा है, क्लियर हुआ सबको। और उज्बेक की तरफ, ये जो उज्बेकिस्तान है, इसकी तरफ उज्बेक हैं, उज्बेक। और ये उज्बेक एक मंगोल कबीला है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से समझेंगे कि उज्बेक में एक मंगोल कबीला है, उज्बेक तुर्क मंगोल बोलते हैं उससे, तो उज्बेक तुर्क मंगोल। अब कहानी समझिए जरा, ये जब बाबर का जब ये समय चल रहा है, मतलब होने वाला है, अभी बाबर का जन्म नहीं हुआ है, उस समय कहानी बता रहा है आपको कि एक्चुअल में क्या है कि ये उस्मानी साम्राज्य इधर चल रहा है, सीरिया वगैरह का जो क्षेत्र है, और ईरान के क्षेत्र में एक साम्राज्य चल रहा है, सफवी साम्राज्य। उज्बेक इधर मतलब अपने वो बढ़ा रहा है, ताकत बढ़ा रहा है, ठीक है। तो 3 चीजें चल रही हैं उस समय। अच्छा, और एक पॉइंट समझो जरा, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में इस तरफ ध्यान रखना जो बता रहे हैं, इस तरफ के एरिया में, एकदम किनारे एरिया में, बिल्कुल बॉर्डर जो ईरान का है, तो इस तरफ क्या पड़ता है, हेरात पड़ता है, हेरात, हेरात। ये सब तालिबान के कब्जे में आ चुका है, ठीक है। अरे जब काबुल आ गया तो सब तो आ ही गया। तो ये हेरात है, ये हेरात जो है वो इधर पड़ता है, तो ईरान और अफगानिस्तान, ईरान के काफी पास पड़ता है हेरात, ठीक है। अच्छा, इधर कहीं काबुल पड़ता है, इधर ऊपर की तरफ जब देखोगे ना तो इधर कहीं आसपास काबुल पड़ता है, काबुल, ठीक है। तो काबुल इधर कहीं पड़ता है। नीचे इधर देखोगे तो कंधार पड़ता है, यहाँ कंधार पड़ता है, ठीक है, कंधार। और कंधार और काबुल के बीच में गंधार पड़ेगा, ये कंधा, सॉरी, गजनी, गंधार तो इसी को बोलते थे, पहले गंधारी कहा जाता था, फिर कंधार हो गया, गजनी पड़ता था बीच में, घोर प्रांत भी इधर ही था। और ये है उज्बेकिस्तान, और इस तरफ पड़ता है समरकंद, उज्बेक वाले में। इस बाउंड्री को अगर पार कर देंगे तो ये समरकंद, समरकंद, तो समरकंद पड़ता है आपका ये उज्बेक वाले एरिया में। और इसी वाले एरिया में पड़ता है फरगाना। तो फरगाना जो पड़ता है वो एक्चुअल में आपका, फरगाना जहाँ पे है तो वो उज्बेक वाले एरिया में पड़ता है, ठीक है। तो उज्बेक का जो एरिया है उधर पड़ता था आपका फरगाना, ये अफगानिस्तान का एरिया है जब, तो फरगाना भी इधरी है, फरगाना और समरकंद दोनों उधरी है, ठीक है। तो इस मैप को थोड़ा सा अपने दिमाग में बना लेना, थोड़ा जैसे नाम अगर हम बोले तो क्लियर आपको होना चाहिए कि एक्चुअल में हम क्या बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये जो एरिया है ये आपका है किसका, ये जो एरिया है जो ईरान के आसपास है ये किसका, हेरात का है, ठीक है ना। काबुल थोड़ा दूर है, काबुल इधर है ना। इधर नीचे क्या है आपका, गंधार या कंधार है इस तरफ, और फरगाना जो है वो ये वाले एरिया में है जो उज्बेकिस्तान है, और इधर ही समरकंद है, ठीक है ना, वो वाला। तो उसी तरफ जन्म होगा बाबर का, तो इधर जन्म होगा बाबर का, ठीक है। आप जानते हो कि भारत पे अगर आपको देखो, ये भारत की बाउंड्री है, अगर आपको आना है और यहाँ फरगाना है, मान लो ये फरगाना है, ठीक है, तो आपको पहले अफगानिस्तान आना होगा, फिर अफगानिस्तान से आप पाकिस्तान में एंटर करेंगे, और फिर पाकिस्तान से एंटर करके भारत में एंटर करेंगे। तो बहुत स्ट्रेटजिक है। अगर आप अफगानिस्तान पे आप अधिकार कर लेते हैं, अगर आप अफगानिस्तान पे अधिकार कर लेते हैं तो आप सीधे सीधे पाकिस्तान के क्षेत्र में पहुंचने लगेंगे,
और वहां से फिर इंडिया की बाउंड्री शुरू हो जाएगी, तो यहाँ दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपकी चल रही हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? तो ये मैप आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्या चल रहा था उस समय, तैमूर के बारे में थोड़ा सा हम समझा दे, पहला लेक्चर है तो पहला लेक्चर इसलिए हम समझा दे रहे हैं, है ना, फिर बाद में हम चीजें कर देंगे ताकि क्लियर। मुगल वंश शुरू कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा समझा देते हैं। तो अमू दरिया तो पहले बताए थे ना, ऑक्सस पार का क्षेत्र था ना, जो पूछ रहे हैं अमू दरिया क्या है। अमू दरिया और शेर दरिया ये ट्रांस ऑक्सियाना का क्षेत्र था, जहां से वो तुर्क लोग आए थे। ठीक है, ट्रांस ऑक्सियाना का क्षेत्र था, वहां से वो लोग आए थे। तो अमू दरिया और शेर दरिया था, ट्रांस ऑक्सियाना के क्षेत्र में पड़ता है, ध्यान रखना। और 1398 में जब तैमूर ने आक्रमण किया था, और उसके बाद तो बहुत नरसंहार किया, चलो ठीक है जो भी किया। अब 1405 में उसकी मृत्यु हो जाती है तैमूर की। 1405 में तैमूर की मृत्यु हो जाती है, और फिर उसका पोता बैठता है गद्दी पर, शाहरुख मिर्जा करके। बहुत ज्यादा आपको याद नहीं रखना, केवल हम समझा रहे हैं, क्योंकि ये सब याद में बस माइंड में बनाए रखना कि क्या चल रहा है। तो शाहरुख मिर्जा वो गद्दी पे बैठता है वहां पर, और असल में तैमूरों में क्या चला करता था कि वो साम्राज्य को अपने बेटों में बांट दिया करते थे। अगर 3-4 भाई हैं तो आपस में बांट लिया करते थे, तो इस तरह से चला करता था। तो वो जो शाहरुख मिर्जा था, उसने मतलब और भी थे लोग, तो शाहरुख मिर्जा कुछ क्षेत्र बचाए रखा, तैमूर का कुछ क्षेत्र बचा, बाकी विघटित हो गए धीरे धीरे आगे चल करके। 1405 के बाद की बात है। 1449 में उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो, शाहरुख मिर्जा की मृत्यु हो गई, उसके पोते की। तो तैमूर राज्य लगभग विघटित हो गया। ठीक है, तो तैमूर राज्य जो है वो पूरा विघटित हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात, ये इसी समय की बात चल रही है जब तैमूर राज्य इधर खत्म हो रहा है 1449 के बाद का, तो उधर जो है ये साम्राज्य उभर रहे हैं 1449 के बाद की। आवाज बहुत स्लो आ रही है। क्या दिक्कत है यार? तो इधर ये कहानी चल रही थी, और उधर क्या चल रहा था, ईरान में सफवी साम्राज्य उभर रहा था। ठीक है, ईरान में सफवी साम्राज्य उभर रहा था। जो सीरिया वाला क्षेत्र था वो था उस्मानी क्षेत्र, उस्मानी राज्य आ रहा था, और इधर उज्बेक आ रहे थे। ये पूरी कहानी चल रही है उस समय। उसी समय अभी देखो तैमूरों के हाथ में है ज्यादातर क्षेत्र जो है, वो तैमूर के जो वंशज उनके हाथ में है अभी। ठीक है, उसी समय बाबर का जन्म होता है फरगाना में 1483 में, और ये फरगाना का शासक बनता है 1494 में। ठीक है, फरगाना का शासक बन जाता है 1494 में। उज्बेक की तरफ की बात हो रही है। ठीक है, इनके पिता उमर शेख मिर्जा, माता निगार खानम। तो पिता जो है वो तैमूर के उससे मतलब ये तैमूर का वंशज माना जा रहा है, और जो माता है वो मंगोल, मतलब ये दोनों लोग का हो गया। तो माता की तरफ से मंगोल हो गया, और पिता की तरफ से तैमूर हो गया, मतलब पूरा खानदानी खतरनाक है। ठीक है, चाहे वो मंगोल ले लो चाहे तो वो ले लो, तो दोनों वही वाले हैं एकदम बराबर। तो माता की तरफ से मंगोल हो गया, और पिता की तरफ से तुर्क वो हो गया, तैमूर हो गया। ठीक है, अब ये कहानी चल रही है। ठीक, जैसे ये वहां हुआ, तो समरकंद की तरफ ही फरगाना था, तो समरकंद पे इसने आक्रमण किया, समरकंद को जीत लिया इसने। समरकंद को जीता, और 2 बार जीता, लेकिन दोनों बार अलग हो गया। तो अभी ये भारत की तरफ नहीं आ रहा है, अभी बाबर उधर ही है। सो न जाना कोई। हाँ, पता चला सर टोक नहीं रहे, सर कहानी सुना रहे, तो पता चला डूब जाए दूसरी दुनिया में सब। ऐसा होता है, अगर बीच बीच में हम टोके ना तो सुबह का टाइम है, आधे निपट जाएंगे बैठे बैठे। हाँ, तो समझिएगा इसको। समरकंद पे आक्रमण किया, समरकंद को जीता बाबर ने, लेकिन कुछ ही समय में समरकंद हाथ से भी निकल गया। हुआ क्या था कि उज्बेकों का एक सरदार था, उज्बेकिस्तान में ही एक मंगोल कबीला था, तुर्क मंगोल कबीला, उज्बेक में जो उभर रहा था, तेजी से उभर रहा था इस समय।
तो उसका एक सरदार था सैबानी खान, सैबानी खान नाम का एक सरदार था। उस सैबानी खान ने क्या किया था कि इसको समरकंद से निकाल दिया था, मतलब समरकंद जो क्षेत्र था उससे हरा करके और इसको बाबर को बाहर कर दिया था। तो समरकंद से जब इसको बाहर कर दिया तो भैया ये कहीं के न रहे, अब बाबर कहाँ जाए। तो बाबर ने काबुल जाने का फैसला किया अफगानिस्तान की तरफ, क्योंकि अब उज्बेक में रह नहीं सकता था जो उसका क्षेत्र था, क्योंकि उसको हराया जा चुका था। तो वो काबुल पहुंचा। अच्छा, काबुल पहुंचा 1504 में, और काबुल को इसने जीत लिया। अफगानिस्तान में काबुल है राजधानी। तो बाबर काबुल पहुंचता है और 1504 में इसने काबुल को जीत लिया, ठीक है। लेकिन अपने उसमें लिखता है ये बाबर, मतलब बाबरनामा में, कि मैं अपने मतलब देश को वापस पाने की हमेशा इच्छा रखता था। वैसे ये तुर्की भाषा में है, इसका अनुवाद कराया गया है। जो बाबरनामा है वो तुर्की भाषा में है, हिंदी में नहीं थी, तुर्की में थी, फिर उसका अनुवाद कराया गया अलग अलग भाषा में। पहले अकबर ने फारसी में करवाया और फिर आगे चल करके बाबरनामा अलग अलग उसमें हुआ, तो सब लोग उसको समझ पाए कि असल में बाबरनामा में क्या है। तो बाबरनामा एक्चुअल में आत्मकथा है खुद बाबर की, खुद बाबर की ही आत्मकथा है। तो उसने पूरा डिस्क्राइब किया है हर एक चीज की किस तरह से मतलब चीजें हैं। तो कहता है कि मैं अपने क्षेत्र को वापस पाना चाहता था, जो मेरा समरकंद का क्षेत्र था, और उसके लिए मैं हमेशा लगा रहा, लगभग सोचता ही रहा कि कैसे मिले। बाबर पहले भाग की तरफ नहीं आना चाह रहा था, पहले वो सोचा था उधर ही जाने की। तो फिर काबुल पे आया। उसी समय जो सैबानी खान था, सैबानी खान ने इसके चाचा को भी हरा दिया, जो हेरात में बैठा था। हेरात हमने आपको क्षेत्र बताया था, जो ईरान के आसपास का पड़ रहा था, अफगानिस्तान में, ठीक है। तो काबुल पे ये बैठ गया है, और जो उसका चाचा था उसको हेरात में हरा दिया सैबानी खान ने। किसने हरा दिया? सैबानी खान। सैबानी खान कौन है? उज्बेक सरदार है, उज्बेक तुर्क मंगोला जो इस समय पनप रहा है, ठीक है, उभर रहा है। ये मतलब 3 साम्राज्य में चल रहा है, एक उज्बेको वाला चल रहा है, एक उस्मानी चल रहा है, वो उधर, तो उस्मानी तो बहुत दूर है सीरिया वगैरह क्षेत्र में। ईरान वाले में सफवी साम्राज्य है, ये थोड़ा पास में इनके। तो ये 3 चीजें चल रही हैं। कहानी समझेंगे तभी मुगल वंश क्लियर होगा, ठीक है। तो अब जब सैबानी खान ने ये ऐसा किया, तो आपने देखा कि जो हेरात है वो ईरान के पास पड़ रहा था, बताया ना, बाउंड्री के पास ही था हेरात, ईरान वाले क्षेत्र में। तो इधर सफवी साम्राज्य है, तो ऑब्वियस से बात है कि अब सफवी साम्राज्य के पास ही आप पहुंच गए हैं, बिल्कुल हेरात बॉर्डर पे ही आपका है, तो युद्ध तो होगा ही होगा। अच्छा, एक दूसरी कहानी क्या चल रही है, जो सफवी वाले हैं वो लोग शिया मानने वाले हैं, मतलब वो शिया वाले को मानते हैं, जो सफवी वाले हैं, जो ईरान वाले हैं, तो शिया को मानते हैं। जो उज्बेक कबीला है जो सैबानी खान वाला है वो सुन्नी है। तो अब शिया और सुन्नी का जो कॉन्सेप्ट चलता है ये हमेशा लड़ाई का मुद्दा बन जाता है, ठीक है। तो इनमें भी लड़ाई चलती है। तो एक तरह से ये शिया और सुन्नी फिरका भी इनके में शामिल हो गया। तो जो सफवी साम्राज्य था ईरान का, ये लोग मतलब जो शिया को नहीं मानते थे उनको मतलब बहुत प्रताड़ित करते थे, और उधर उज्बेक जो था वो सुन्नी का था। तो गड़बड़ हो गई यहाँ। तो जैसे ही हेरात पे इसने सैबानी खान ने आक्रमण किया और उसको जीता, तो जो सफवी साम्राज्य था उन्होंने भी आक्रमण कर दिया सैबानी खान पर, ठीक है। तो सैबानी खान, और यहाँ पे धर्म का मुद्दा भी आ गया भाई, शिया सुन्नी का, ठीक है, आपस में। तो यहाँ पर ईरान का एक शासक था सफवी साम्राज्य का, शाह इस्माइल, नोट्स में लिखा है सब, शायद नोट्स में ना हो तो ध्यान से समझना। शाह इस्माइल है, और क्योंकि नोट्स में हमने वो ज्यादातर लिखा है जो आपके एग्जाम के लिए, ये हम पूरी कहानी समझा रहे जिससे मुगल वंश समझ में आ जाए। तो यहाँ से क्या हुआ कि सफी साम्राज्य का जो शाह इस्माइल था उसने सैबानी खान को हरा दिया और हेरात पे अधिकार कर लिया। सैबानी खान हार गया। देखो, सैबानी खान उज्बेक का है जिसने पहले बाबर को बाहर किया है, बाबर काबुल चला गया है, फिर सैबानी खान ने हेरात पे आक्रमण किया था जिसको सफी साम्राज्य से हुआ। तो जो शाह इस्माइल है उसने अधिकार, उसको हराया सैबानी खान को और अधिकार कर लिया उस पर। तो अब यहाँ पर हेरात पर जो अफगानिस्तान के एरिया है उस पर शाह इस्माइल का अधिकार हो चुका है सफी साम्राज्य का, जो शिया मानने वाले हैं। उज्बेक जो है बाकी क्षेत्रों पर अधिकार कर रहे हैं, समरकंद से लेकर के जो मजार शरीफ है और ये सब अफगानिस्तान में उधर का जितना क्षेत्र है वो सब अधिकार है उनके में। और काबुल के क्षेत्र में है कौन? बाबर। ये पूरी कहानी चल रही है। कुछ समय बाद क्या हुआ कि जो उस्मानी साम्राज्य है जो सीरिया में शासन कर रहा है, जो बहुत दूर, उसका एक शासक आता है और उसने शाह इस्माइल को मार दिया, या हरा दिया, कह दो हरा दिया, और फिर मार भी दिया गया। तो शाह इस्माइल को उसने हरा दिया, जो हेरात पे अधिकार कर रहा है और ये सफी साम्राज्य का है। तो जैसे ही शाह इस्माइल खत्म हुआ,
अब पूरा क्षेत्र उज्बेकों के हाथ में आ गया, क्योंकि शाह इस्माइल खत्म हुआ तो इधर का पूरा क्षेत्र, यही एक ताकतवर था शाह इस्माइल जो सफी साम्राज्य का था, तो उसके हारने से पूरा उज्बेक जितने थे वो इस अधिकार में कर लिए। ठीक है, अच्छा, और इधर जो हुआ बाबर का क्या चल रहा है, तो बाबर के लिए वापस लौटना मुश्किल हो गया, इतना समझ लो कि बाबर के लिए अपने क्षेत्र में लौटना मुश्किल हो गया, क्योंकि उज्बेक बहुत ताकतवर हो गए, जो वहाँ के तुर्क कबीले थे मंगोल उज्बेक में, वो सब बहुत ताकतवर हो गए। तो अब बाबर के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा कि वो वापस अपने समरकंद पहुंच सके। ठीक है, तो अब इसके पास एक ही रास्ता था कि ये भारत पहुंचेगा, और कोई इसके पास रास्ता नहीं निकला, तो इसने कहा मैं भारत की तरफ जाऊंगा, क्योंकि उधर उस्मानी साम्राज्य चल रहा है, इधर उज्बेकों ने अधिकार कर लिया पूरा, तुर्क मंगोल कबीला ने। ठीक है, तो सब खत्म हो गया, तो बाबर ने कहा कि मैं भारत की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है, ये चीज चल रही थी। अब समझिएगा बाबर की कहानी, अब यहाँ से समझिए, तो ये चीजें खत्म होती है। तो बाबर का आप समझ गए होंगे कि ये चीजें चल रहा था, क्या परिस्थितियां थी जिसकी वजह से उसे भारत की तरफ आना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर काबुल को उसने जीता 1504 में, और ध्यान रखिएगा इनके जो वंशज है, इसके जो पूर्वज हैं, पहले वाले पूर्वज, वो लोग मिर्जा की उपाधि लगाते थे, जैसे हमने बताया ना उमर शेख मिर्जा पिता है इसके। उससे पहले जाओगे तो शाहरुख मिर्जा जो तैमूर का पोता था, ये सब वंशज ही हैं इसके, अरे पूर्वज हैं इसके। ठीक है, तो ये पूर्वज है, उन्हीं का ये वंशज है। तो पहले वो लोग मिर्जा लगाते थे, लेकिन बाबर ने क्या किया कि इस मिर्जा की उपाधि को हटा दिया, इसलिए आपको मिर्जा के नाम नहीं दिखता इसके साथ। ठीक है, लेकिन अगर आप समझोगे तो तैमूर जो चले आ रहे थे, तैमूर का पोता शाहरुख मिर्जा, फिर उसके बाद आओगे फिर ये लोग उमर शेख मिर्जा वगैरह हुए, तो ये पूरे इनके पूर्वज मिर्जा लगाते थे। तो इसने जब 1504 में काबुल को जीता, उसके बाद इसने 1506 के आसपास अपनी एक उपाधि धारण की, पादशाह की उपाधि, मिर्जा हटा दिया, अब मिर्जा ये नहीं लगाता था, और इसने पादशाह उपाधि धारण की। ठीक है, पादशाह, तो ये उसने किया। फिर आगे चल करके बाबर ने क्या किया, 1518-19 के आसपास, 1518-19 के आसपास एक मजबूत किला माना जाता था उस समय पंजाब वाले उसमें क्षेत्र में, भीड़ा का किला, भीड़ा का किला बहुत चल रहा था। ठीक है, बहुत मजबूत, इसको इसने जीत लिया, भीड़ा का किला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बाबर ने 1518-19 के आसपास भीड़ा के किले को जीत लिया। ठीक है, और भीड़ा के किले को जीता, और कुछ समय बाद ही उसने सियालकोट जीत लिया। अब देखो, अगर आपको ये जगह के नाम पता है ना तो जल्दी चीजें क्लियर होती है, अब हम नाम लेंगे आपको पता ही नहीं कहाँ है, तो बड़ी सारी दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, समझने में। तो उसने भीड़ा को जीता, फिर उसने सियालकोट जीता, लाहौर जीता, ये सब पाकिस्तान वाला एरिया, तो लाहौर उसकी झोली में आ गया, आपका सियालकोट आ गया, भीड़ा का किला आ गया। ठीक है, ये सब 1520 के आसपास तक सब हो गया, 1520-21 के आसपास, ध्यान से समझिएगा। अभी पानीपत का युद्ध नहीं हुआ है, पानीपत के युद्ध से पहले सब चीजें हो चुकी हैं, काबुल पे उसका अधिकार हो चुका है, काबुल के साथ उसका अधिकार और हो गया था, काबुल के साथ उसका कंधार पर भी अधिकार हो गया था। तो काबुल पे भी उसका अधिकार था, कंधार पे भी उसका अधिकार था, एक क्षेत्र पड़ता था बदख्शां, तो बदख्शां क्षेत्र था, उस पर भी उसका अधिकार था। भीड़ा को इसने जीत लिया, सियालकोट जीत लिया, लाहौर इसके हाथ में आ गया, ये सब कुछ चल रहा है। अब कहानी समझिए कि जब ये भारत की तरफ बढ़ रहा है, तो अब हम जरा भारत की तरफ की कहानी समझा देते हैं। पंजाब वाले क्षेत्र से आएगा, क्योंकि उस समय पाकिस्तान नहीं था, तो पूरा पंजाब का क्षेत्र ही माना जाता था, सिंध वाला। ठीक है, तो उस समय शासन था दौलत खान लोधी का, नोट कर लो, याद कर लो, पंजाब का सूबेदार था इस समय वो। जब बाबर ने आक्रमण किया था, ये भीड़ा का किला और ये जो सियालकोट पे ये जीत रहा है जब, तो पंजाब का उस समय सूबेदार है दौलत खान लोधी। ठीक है, दौलत खान लोधी है वो। ठीक है, याद कर लीजिए। अभी दिल्ली पे कौन बैठा है, इब्राहिम लोधी, दिल्ली पे कौन बैठा है, इब्राहिम लोधी, लेकिन जो पंजाब के क्षेत्र में सूबेदार है वो दौलत खान लोधी है। ठीक है, तो बाबर जब पहुंचता है तो कहा ऐसा जाता है, सतीश चंद्रा अपनी बुक में ऐसा लिखते हैं कि बाबर ने आ, मतलब कहा, तो उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है उसमें अपनी किताब में कि बाबर ने दौलत खां के पास मैसेज भिजवाया, बस ठीक है ना, तो दौलत खां के पास मैसेज भिजवाया कि जितना मेरा क्षेत्र है जो हमने हमारे पूर्वज ने जीता था, असल में तैमूर
पता नहीं क्या हो रहा है, आज ही सबको हमारी याद आ रही है, पता नहीं क्या हो चुका है। कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल चल रही है, पता नहीं कितना याद करते हैं सब, ऐसे कोई नहीं याद करेगा। जब क्लास शुरू करते हैं उसी समय सब याद करने लगते हैं। तो हाँ, दौलत खां लोधी के बारे में बता रहे थे। तो दौलत खां लोधी इस समय पंजाब का गवर्नर है, ठीक है। दौलत खां लोधी ने क्या किया, गड़बड़ किया। दौलत खां लोधी ने गड़बड़ किया, ठीक है। ये थोड़ा सा नाराज था इब्राहिम लोधी से। तो इब्राहिम लोधी से नाराज था, तो दौलत खां लोधी ने मैसेज भिजवा, मतलब जब उसने कहा, एक्चुअल में बाबर ने जब ऐसा बोला तो इन लोगों ने क्षेत्र देने से मना कर दिया था, तभी उसने कई सारे क्षेत्रों को जीत लिया था उस पंजाब वाले में। उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस इतना समझ लो। तो दौलत खां लोधी ने मैसेज भिजवाया बाबर को, और ये बात चल रही है 1525 की, आक्रमण होने से पहले 1525 की बात चल रही है। पेशावर में इस समय बाबर, तो ये पेशावर तक पहुंच चुका है, मतलब पाकिस्तान के क्षेत्र में पेशावर में है ये उस समय की बात है। तो जो दौलत खां लोधी है उसने अपना एक दूत मंडल भेजा बाबर के पास कि तुम ऐसा करो, तुम भारत आओ और दिल्ली में जो इब्राहिम लोधी बैठा हुआ है तुम उसको हराओ और सत्ता से हटाओ, ठीक है। और ऐसा, तो बाबर के लिए बहुत, मतलब बेहतरीन समय लगा उसे, क्योंकि बहुत बार आक्रमण किया था लेकिन भारत पे वो आ नहीं पा रहा था अंदर। वो उधरी क्षेत्र पे रह पा रहा था, पंजाब और उधरी से चला जा रहा था। करीब 5-6 बार आक्रमण हो चुका था, 6वां आक्रमण था। 5 बार वो आक्रमण कर चुका था, लेकिन वो पंजाब के क्षेत्र तक ही रहता था। लेकिन जब उसको इसका मौका मिला कि भैया दौलत खां लोधी खुद ही उसको बुला रहा है, तो उसने समझा कि ये सबसे बेहतरीन मौका है, अब हम भारत के अंदर चल सकते हैं। ये खतरनाक, देखो दौलत खां लोधी क्या सोच रहे हैं कि दिल्ली से इब्राहिम लोधी हटेगा और सत्ता हम लोग को आएगी। यही है धोखेबाजी, और ये बहुत पहले से चली आ रही है। आपको हम पूरा इतिहास समझाते चले आ रहे हैं। आप सोच कुछ और रहे होंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता और ऐसा होगा भी नहीं, ठीक है। यही हाल जयचंद का था जब उसने पृथ्वीराज चौहान के लिए करवाया था कन्नौज में जब बैठा था। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इन चीजों को। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है ना। और वो भी ऐसे लोगों से विश्वास जिनके पूर्वज तैमूर रहे हों और मंगोल रहे हों, सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो अब जैसे ही ऐसा हुआ तो दौलत खां का इसने पाया और इसने आक्रमण कर दिया 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को इसने आक्रमण कर दिया और ये दिल्ली की तरफ बढ़ा, मतलब उसी समय चला आया था। और इसकी मुलाकात 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के युद्ध में हो गई इब्राहिम लोधी से। पानीपत पड़ता है हरियाणा के क्षेत्र में। जब दिल्ली से आप हरियाणा की तरफ चलोगे तो सोनीपत पड़ता है, सोनीपत के बाद इधर पानीपत पड़ता है, लगभग 70-80 किलोमीटर के आसपास का है, ठीक है। फिर उधर से जब चलोगे तो पंजाब का क्षेत्र पड़ता है, वो पूरा एक हाईवे है, ठीक है। दिल्ली से शुरू करते आप चले जाइए तो आप सोनीपत, पानीपत और उधर से करनाल और आगे होते हुए आप पहुंच जाएंगे चंडीगढ़ की तरफ। फिर वही पंजाब, वहां से फिर आप लोग पाकिस्तान के क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये आया और उधर से होते हुए आया पानीपत के युद्ध में, पानीपत के मैदान में इनका सामना हो गया, इब्राहिम लोधी और इसका। खतरनाक लड़ाई हुई। दिक्कत ये थी कि बाबर के समय कोई बहुत बढ़िया शासक नहीं था। अगर यही शासक कहीं अलाउद्दीन खिलजी रहा होता या कोई और रहा होता तो बाबर कभी न जीत पाता। लेकिन इब्राहिम लोधी जो शासक बैठा हुआ है इस समय, और लोधी वंश का पता नहीं चल रहा है, समझ लो ये बहुत अच्छे शासक नहीं है ये लोग, ठीक है। बाबर कहा जाता है कि सेना कम थी उसकी, लेकिन बेहतरीन सेना नायक की तरह उसने लड़ा, कुशल नेतृत्व तो बिल्कुल। और बाबर ने सब डिस्क्रिप्शन दिया है बाबरनामा में कि भारत के जो लोग हैं, वो इब्राहिम लोधी के लिए उसने बोला था उस समय कि भारत के जो लोग हैं भले वो तलवार चलाने में माहिर हों, यहाँ के हथियार बहुत अच्छे माने जाते थे तलवार वगैरह, लेकिन ये युद्ध नीति उतना अच्छा नहीं कर पा रहे। ये इब्राहिम लोधी के लिए शायद था, क्योंकि इतनी बड़ी सेना थी उसके पास, उसके बाद भी वो हार गया था, ठीक है। तो संयोग की बात है कि एक अच्छे शासक से मुलाकात नहीं हो पाई उसकी। तो अब इब्राहिम लोधी को हरा दिया उसने। इसमें उसने तोपों का प्रयोग किया, तोप बड़े खतरनाक साबित हुए, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ, ठीक है। और तुगलुम तुगलुमा पद्धति कहते हैं इसको, या ऑटोमन पद्धति कहते हैं, जिस पद्धति से उसने लड़ा था।
तो ऐसा एक बनता है क्वेश्चन कि किस पद्धति से उसने लड़ा था। ऑटोमन पद्धति कहते हैं, तो ऑटोमन पद्धति से उसने लड़ा, ऐसा कहते हैं। ठीक है, पूरा डिस्क्रिप्शन है इसका, हम पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे आपको। इसमें बहुत सारी चीजें की थी उसने, बाबर ने बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब नेतृत्व किया था उसने, टुकड़ियों में बांटा था और तोपें लगाई थी उसने, फिर बंदूकची लगाए थे उसने कि किस तरह से करना है आक्रमण, कहाँ से करना है, कब आक्रमण करना है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखा था उसने। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि उसमें तो जो उसका तोप चलाने वाला था उसका नाम एक याद रखिएगा, उस्ताद अली, और एक था उस्ताद मुस्तफ़ा। ये कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि पानीपत के युद्ध में जब बाबर ने लड़ाई की थी तो उस समय उसके जो तोपखाने के उस्ताद थे वो कौन थे। तो इन लोग यही दो थे, एक उस्ताद मुस्तफ़ा और एक उस्ताद अली, ये दो लोग थे। ठीक है, तो यहाँ से इब्राहिम लोदी की कहानी खत्म हुई। इब्राहिम लोदी ऐसा शासक जो युद्ध भूमि में मारा गया, कहानी खत्म हो गई इसकी, युद्ध भूमि में मारा गया, मतलब इब्राहिम लोदी निपट गया। ठीक है, अच्छा, बाबर जीत गया। ठीक है, बाबर जीता, बाबर ने दिल्ली पे अधिकार कर लिया और दिल्ली से लेके आगरा तक, दिल्ली से जब आप बढ़ोगे उधर मथुरा के साइड, जब दिल्ली से आप बढ़ोगे ना मथुरा के साइड, तो मथुरा पहले पड़ेगा, फिर उधर से आपका आगरा पड़ेगा। तो मथुरा से 70 किलोमीटर आसपास आगरा पड़ता है। तो दिल्ली से जब बढ़ोगे उधर तो पहले मथुरा पड़ेगा, फिर आगरा पड़ जाएगा। तो दिल्ली से लेकर के पूरा आगरा तक का क्षेत्र इसके कब्जे में आ गया। ठीक है, और इधर आपका ये पूरा क्षेत्र आ ही गया था। अच्छा, आपको पता शायद होगा कि इस समय शासन दिल्ली से ना होकर के अब जो राजधानी है वो कहां पर हो चुकी है, आपको पता है, याद है राजधानी कहां से हो चुकी है? आगरा। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था 1504 में, याद आया, और आगरा को राजधानी बना दी थी। ठीक है, भूला मत करो, थोड़ा सा याद रखा करो इन चीजों को। तो 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा को आगरा को बसाया था, बसा पहले से था, बस एक समझ लो कि उसको सही तरीके से करना, तो आगरा किया था, उसी को राजधानी बना लिया था। तो ये बात चल रही है सब वहां से फिर आगरा के। तो जो इब्राहिम लोदी है उसने आगरा के किले में बहुत खजाना रखा हुआ था, क्योंकि वही मेन था वहां से। तो बाबर को बहुत खजाना मिला, आगरा से उसने खूब सारा लूटा, फिर इसके बाद दिल्ली में इसको बहुत सारा मिला, और पूरा जो क्षेत्र था सब कुछ, इस पैसे ने इसकी स्थिति मजबूत कर दी, बहुत स्ट्रांग बना दी। और इससे ये तय हो गया कि अब ये भारत से नहीं जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल तय हो गया कि अब बाबर भारत से नहीं जाएगा। तो 1526 में ये कहानी खत्म हुई, 21 अप्रैल के लिए। 27 अप्रैल 1527 को इसने बादशाह की उपाधि, बादशाह घोषित कर दिया अपने आप को, और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई। यही वो समय है जब बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित किया है। 1526 में ही, 27, सॉरी हम गलत बोल गए यार, 27 अप्रैल 1526 में ही, उसी साल और युद्ध के बाद ही, जैसे 21 अप्रैल और 1526 में उसने जीता है, और उसके 6-7 दिन बाद ही उसने बादशाह घोषित कर दिया था। ठीक है, और यही समय है जब कहा गया कि मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई है भारत में। ठीक है, अब इसके आगे के 4 साल लड़ाई में बीतेंगे बाबर के। ठीक है, तो पहला युद्ध इसका हुआ पानीपत का। अब अगले साल 1527 में एक और युद्ध लड़ेगा ये, जिसको कहेंगे खानवा का युद्ध। अब होगा खानवा का युद्ध, और खानवा का युद्ध होगा राणा सांगा और बाबर के बीच। तो खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा और बाबर के बीच। ये आगरा से कुछ 30-35 किलोमीटर दूर पड़ता है खानवा। ठीक है, तो क्योंकि आगरा पे ही वो लोग बैठे हुए हैं, तो आगरा से ही वो खानवा के युद्ध में, खानवा के जगह, खानवा एक जगह है, तो वहां पर मुलाकात हो गई राणा सांगा की और बाबर की। भयंकर युद्ध हुआ, बहुत भीषण युद्ध था राणा सांगा का और इसका, खतरनाक बिल्कुल। आप पढ़ेंगे जब तो आपको समझ में आएगा। और 1527 में जब ये युद्ध हुआ राणा सांगा के साथ, राणा सांगा लगभग जीत ही गए थे, बाबर को बुरी तरह से मतलब घायल किया गया था। बट एक चीज हुई इस युद्ध में, और ये क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में, बाबर ने इस समय जिहाद की घोषणा कर दी। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का बनता है, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी? 2 युद्ध थे एक्चुअल में, एक युद्ध था जो राणा सांगा का था, और एक युद्ध था जो चंदेरी का है, लेकिन चंदेरी का ज्यादा जिहाद को बोला नहीं जाता, लेकिन राणा सांगा वाले युद्ध को जिहाद का बोला जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसी समय बाबर ने जिहाद की घोषणा कर दी इस युद्ध में, जब उसको लगा कि अब हम हार जाएंगे, और जो उसके सैनिक वगैरह थे वो भागने लगे थे। इसका मतलब क्या था?
इसका मतलब ये था कि उसने दिखाया कि मैं पक्का मुसलमान हूँ, और जो भी गलत काम जैसे शराब वगैरह और ये सब चीजें थी, इन सबको उसने बंद करवा दिया। और जो सैनिक थे, सैनिकों पर से सारे टैक्स वगैरह माफ करवा दिए, जिससे सैनिक जो है वो थोड़ा सा मतलब चीजों को रखे। तो ये कुछ चीजें उसने की। जिहाद का एक एक्चुअल मतलब अलग भी होता है, उसके दूसरे दूसरे मतलब निकाले जाते हैं। एक इसका मतलब निकाला जाता है, जाके एक मतलब था कि किसी पवित्र चीज के लिए हम लड़ रहे हैं, मतलब कहने का मतलब कि हम अगर यहाँ लड़ने आए हैं तो इसका मतलब कि हम पूरे ताकत से लड़ेंगे, अब चाहे जो हो जाए, चाहे मरे चाहे जिए। और ये हम अपने मतलब समझ सकते हो धर्म के लिए या किसी चीज के लिए हम लड़ रहे हैं, और ये हम पवित्र काम के लिए लड़ रहे हैं, काफिरों को मारने के लिए, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इस तरह से उसने जिहाद की घोषणा कर दी बाबर ने। इसने युद्ध का पासा पलट दिया। ये जब इसने किया है, इसने पूरा युद्ध का पासा पलट दिया, और जो सैनिक भाग रहे थे वो फिर से एकत्रित हुए, और चारों तरफ से राणा सांगा को घेर लिया गया। राणा सांगा घायल हो गए, और एक प्रकार से समझ लो राणा सांगा बच गए थे, वैसे वहां से मरे नहीं, युद्ध भूमि में नहीं मरे। तो राणा सांगा किसी तरह से वो बच गए, और उनके सेनायकों ने कहा कि आप निकल जाइए, तो वहां से निकल गए थे, लेकिन घायल हो गए थे। तो एक प्रकार से जीत किसकी हो गई? बाबर की ही जीत हो गई। ठीक है, तो राणा सांगा को हरा दिया गया, चित्तौड़ पे अधिकार हो गया, चित्तौड़ पे बाबर का अधिकार हो गया। ठीक है, मेवाड़ का क्षेत्र जो पड़ता था, तो चित्तौड़ पे इसका अधिकार। ये कहानी खत्म हुई यहाँ से राणा सांगा। अब अगला युद्ध हुआ 1528 में। 1528 में अगला युद्ध हुआ चंदेरी का युद्ध। चंदेरी, ध्यान रखिएगा, इसको लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन चंदेरी का युद्ध को समझिए क्या है। चंदेरी का युद्ध, मालवा एमपी पड़ता है, मालवा क्षेत्र पड़ता था एमपी। आपको बार बार मालवा कई बार हम बता चुके हैं एमपी का क्षेत्र है। तो चंदेरी पड़ता है एमपी में, मध्य प्रदेश में। और उस समय शासक था वहां का मेदिनी राय। मेदिनी राय शासक थे। ठीक है, मेदिनी राय। बाबर ने आक्रमण किया चंदेरी के किले पर। मजबूत किला चंदेरी का, पहाड़ी पर बना हुआ, काफी ऊंचाई पर। चंदेरी पे आक्रमण किया। ये भी एक युद्ध हुआ, और चंदेरी के किले में एक दरवाजा है जिसको कहा जाता है खूनी दरवाजा, आज भी। ठीक है, आप जब कहीं सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा ये, अगर यूट्यूब पे या कहीं भी सर्च करना तो आपको ये पता चल जाएगा। चंदेरी का किला है, वहां पर एक दरवाजा है, खूनी दरवाजा, आज भी उसका नाम दिया गया है। ठीक है, हुआ क्या था, पहले हम बता दें किसके बीच हुआ था, ताकि आप समझ लें अपने पेपर के लिए, फिर हम बता देते हैं क्या हुआ था। तो ये युद्ध हुआ मेदिनी राय और बाबर के बीच, चंदेरी का युद्ध 1528 में। ठीक है, मेदिनी राय हार गए, कुल मिला कितना समझ लो, मेदिनी राय मारे गए थे। और मेदिनी राय ही नहीं मारे गए थे, चंदेरी पूरा तहस नहस हो गया था, पूरा खत्म हो गया, एक प्रकार समझ लो कोई बचा ही नहीं था वहां। चंदेरी को पूरी तरह से उजाड़ दिया गया था। राजपूत योद्धा तो कोई बचा ही नहीं, सब मारे गए। इवन नगरवासी जो थे वो सब मारे गए। ये वो चंदेरी का युद्ध था जिसमें स्त्रियों ने जौहर कर लिया था। ये जौहर पद्मिनी के जौहर से भी बड़ा जौहर है, ध्यान रखिएगा, चंदेरी का जो जौहर है। ठीक है, आपको शायद पता नहीं होगा, आप लोग केवल वो अलाउद्दीन खिलजी वाला समझते हैं। चंदेरी का जौहर बहुत बड़ा जौहर था, जिसमें 1500 से ज्यादा स्त्रियों ने जौहर कर लिया था एक साथ। ठीक है, चंदेरी के युद्ध के बाद। तो जो चंदेरी का किला था, इसमें बाबर ने आक्रमण किया और भयंकर तबाही मचाई गई। इसमें भी एक ने धोखा दिया, जो अहमद खान कुछ नाम बताया जाता है, उसने दरवाजे खोल दिए थे। देखो, अपने जब तक धोखा नहीं देंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। उसने दरवाजे खोल दिए थे, और जो शहर था उसमें बाबर की सेना प्रवेश कर गई। ठीक है, और उसने बहुत तबाही मचाई। मेदिनी राय भी थी। चलो हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दे रहे, बस मेन मेन कुछ बता दे रहे हैं, क्योंकि फिर समय चला जाएगा। तो इतना समझ लो कि ऐसा कुछ हुआ। और बाबर क्या करता था समझो जरा, जब वो मार देता था लोगों को तो उनके सर काट देता था, सर काट देता था। ठीक है, और उन सरों का एक पिरामिड बना देता था, ढेर, बताने के लिए, दिखाने के लिए लोगों को कि मैं कौन हूं क्या। चंदेरी में भी इसने ऐसा किया। जब शहर को इसने जीता था, शहर को उसने आक्रमण किया, तो जो मेदिनी राय अपने किले में थे, तो उनके किले के ऊपरी हिस्से से पूरा जगह दिखता था, पूरा शहर का उनका। उसने एक ढेर लगा दिया, पूरा सरों का ढेर,
पिरामिड पूरा बना दिया कि मेदिनी राय अपने किले से देख सके कि क्या किया है। बाबर ने ऐसा किया। और जब मेदिनी राय को ये दिखा तो बहुत ज्यादा दुखी हुए, बहुत द्रवित हुए कि मतलब मेरे जिंदा रहते हुए और ऐसा कुछ हुआ है। तभी उन्होंने फिर किले से बाहर वो निकले थे, लास्ट बिल्कुल कहा कि अब या तो मरेंगे या तो जिएंगे, अब चाहे जो कुछ हो जाए। और फिर वही रानी मणिमाला है, उनकी पत्नी थी मणिमाला से कहा कि अब समझ लो कि ये अंतिम ही हम लोगों का, तो अब जो भी आपको करना हो आप करिएगा, हम लोग जा रहे हैं बाहर। फिर लड़ाई होती है उसी समय और मणिमाला मारे जाते हैं। फिर वो सॉरी मणिमाला तो पत्नी है, मेदिनी राय मारे जाते हैं। मणिमाला फिर जौहर कर लेती है बाकी स्त्रियों के साथ। तो वो रानी थी मणिमाला, ठीक है, चंदेरी की। यहाँ से चंदेरी की कहानी खत्म हो जाती है। खूनी दरवाजा इसलिए बोला जाता है कि कहा यह जाता है कि इतना रक्तपात हुआ था किले में, इतना रक्तपात हुआ था कि उस दरवाजे से खून की नदियां बह रही थी, खून बह करके बाहर आता रहा था दरवाजे से, मतलब ये हालत हो गई थी। और उसी से वो खूनी दरवाजा का नाम दे दिया गया, जो आज भी देखने को मिलता है चंदेरी के किले में, ठीक है। तो ये पूरी कहानी खत्म होती है। तो बहुत लोग चंदेरी को युद्ध को इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन ध्यान रखिएगा ये काफी चीजें थी जो चंदेरी में थी, जो बताती है कैसा है। तो जौहर जो हुआ था चंदेरी में हुआ था, बहुत बड़ा जौहर था ये, ठीक है। अच्छा, ये कहानी खत्म होती है यहाँ से। अब आते हैं आगे। अगला युद्ध होता है 1529 में, जो बाबर का अंतिम युद्ध है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है बाबर का अंतिम युद्ध कौन सा है। बाबर का अंतिम युद्ध है घाघरा का युद्ध, ठीक है। घाघरा का युद्ध है जो 1529 में लड़ा गया। घाघरा जब ये बनारस से की तरफ बढ़ोगे ना, गंगा और इधर, तो घाघरा नदी मिलेगी, उसका संगम मिलेगा आपको जहाँ मिलती हैं। तो वहां पर युद्ध हुआ था घाघरा का। तो घाघरा का युद्ध हुआ इसका किसके बीच हुआ, तो बाबर और महमूद लोदी और अफगान। महमूद लोदी कौन है, ये इब्राहिम लोदी का भाई समझ लो, ठीक है। तो छोटा भाई समझ लो महमूद लोदी जो है, ये इब्राहिम लोदी का। इसने खानवा के युद्ध में बाबर से लड़ा था। महमूद लोदी ने डाड़ा संगा का साथ दिया था, ठीक है, बट ये लोग जीत नहीं पाए थे। तो 1529 में लड़ाई होती है घाघरा का युद्ध। महमूद लोदी और अफगान थे एक तरफ, और एक तरफ था बाबर। बाबर वैसे हम ये नहीं कहेंगे कि जीत गया, क्योंकि ये युद्ध अनिर्णायक रहा, मतलब एक प्रकार से संधि टाइप का हुआ। क्या हुआ था कि मतलब जब उधर पे युद्ध हुआ तो दोनों लोगों ने संधि कर ली थी। थक ये भी गए थे, वो भी गए थे, कोई निर्णय निकल नहीं रहा था। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जो क्षेत्र आपके हैं बिहार बंगाल के, उस पर आप लोग शासन करिए, जो अफगान लोग थे महमूद लोदी, और हमारा जो इधर क्षेत्र है वो करे। तो एक प्रकार से कहा जाएगा कि एक प्रकार से अनिर्णायक था ये, ठीक है। तो एक प्रकार से संधि हुई थी घाघरा की युद्ध। बट कई लोग मानते हैं कि इसमें विजय हुई थी, बट ऐसा हुआ नहीं था। पीछे जरूर ढकेल दिया था, पीछे कर दिया था महमूद लोदी लोग को, लेकिन युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला, ठीक है। तो ये चीजें रही आपकी, ठीक है। एक कहानी और बताई जाती है जो हुमायूं वाली बताई जाती है। जब हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते हैं, अगर आपको याद होगा कि रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, अगर आप लोग छोटे में पढ़े हो एनसीईआरटी वगैरह में, ऐसा कहा। ये कोई वो नहीं है, उस काल के लेखकों ने ऐसा कुछ नहीं बताया है, ठीक है। उस समय के जो लेखक है उनके किसी भी पुस्तक में इसका डिस्कशन नहीं मिलता। एक यही हमारी जो एनसीईआरटी है, इनने पता नहीं कहाँ से उठा के दे रखा है इसको, ठीक है। इवन बड़े से बड़े इतिहासकार भी इस चीज को नहीं बताते कि ऐसा कुछ हुआ होगा, बस अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो ये कोई प्रमाणिकता नहीं है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सारी ऐसी इतिहास लिख दिया गया है जो गड़बड़ हो गया एनसीईआरटी वगैरह में, ठीक है, जिसको सही तरीके से नहीं। तो अब बड़े बड़े इतिहासकार नहीं मानते इस चीज को। और उस सब ये किस बिहाफ पे कहा जा रहा है, उस समय के जो लेखक हैं उनके समय के, ठीक है। बट ऐसा हमें बताया गया कि रानी कर्णावती जो राणा सांगा की विधवा थी, उन्होंने हुमायूं को राखी भेजा था और हुमायूं उनके लिए पहुंचा था। एक्चुअल में क्या हुआ था कि आगरा में जब हुमायूं था तो वो ग्वालियर जा रहा था, ग्वालियर तक पहुंचा था वो, ठीक है। तो इससे घबरा गया था जो बहादुर शाह था, असल में ऐसा कुछ था। हुमायूं की कहानी आगे की है, ये बाबर की नहीं है, हुमायूं वाली बात है, जब वो उसका पुत्र वाला था तो ऐसा कुछ हुआ था, वो बात के बाद हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो अभी हम बाबर का समझ लेते हैं। तो बाबर का क्या हो गया कि ये जो घाघरा का युद्ध है आखिरी युद्ध है इसका, बस इतना समझिएगा। इसके बाद बाबर की कहानी खत्म है। क्यों? क्योंकि बाबर का जब ये युद्ध हुआ तो इसके बाद ये वापस आगरा पहुंचा और आगरा से काबुल की तरफ जाने लगा। तो जब ये काबुल की तरफ जा रहा था तो लाहौर के पास ही इसकी मृत्यु हो गई। तो बाबर की कहानी खत्म हो गई। तो लाहौर के पास ही इसकी मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखिएगा। तो
जब ये लौट रहा था वो अपने युद्ध के बाद, घाघरा के युद्ध के बाद, तो काबुल जाते समय वो उसकी मृत्यु हो गई थी रास्ते में। ये कहानी इसकी खत्म हुई। तो आपको समझना है कि 4 मेन युद्ध लड़े हैं इसने। एक पहला है जो पानीपत का युद्ध है, एक दूसरा है जो आपका खानवा का युद्ध है, तीसरा है जो आपका चंदेरी का युद्ध है, और चौथा जो है वो आपका घाघरा का युद्ध है। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 26, 27, 28, 29 बहुत आसान है, सीधा सीधा है, एक एक साल। 26, 27, 28, 29। 26 में कौन सा युद्ध? पानीपत का। 27 में कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। 28 में कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध। और 29 में कौन सा? घाघरा का युद्ध। ठीक है, याद हो जाएगा, ये बहुत आसान है। ठीक है, तो इसके लिए युद्ध ही मेन है। अच्छा, एक और बात बताएं, ये क्वेश्चन बन सकता है, बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? गाजी के बारे में हम बहुत पहले समझा चुके हैं, अब हम बार बार चीजें नहीं बताएंगे। ठीक है, गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। काफिर वो जो उस धर्म के नहीं है, मुस्लिम धर्म के नहीं है, मुस्लिम धर्म को छोड़कर बाकी जितने लोग हैं उसे काफिर कहा जाता है। तो जो ऐसा करते हैं उनको गाजी की उपाधि मिलती है। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? ये खानवा का युद्ध ही था, चंदेरी नहीं, खानवा का युद्ध, जिसमें जिहाद की घोषणा की। तो जिसमें इसने जिहाद की घोषणा की थी उसके बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की। तो खानवा का युद्ध मजाक छोड़ो था, तुम चंदेरी मत देखो, खानवा बहुत भयंकर युद्ध था। पढ़िएगा कभी खानवा का युद्ध। राणा संगा बहुत प्रतापी शासक थे। ठीक है, वो तो संयोग की बात है कि इसके पास तोपखाने थे, तोपे थी, बंदूकें थी इसके पास। ठीक है, तो नहीं तो कभी जीत नहीं पाता बाबर। ठीक है, वो बड़ा गड़बड़ हो गया था जो तोपे थे इसके पास बड़ी सी, नहीं तो राणा सांगा बहुत प्रतापी शासक थे। ठीक है, तो उस समय बहुत लोग को मारा गया था। तो उसी के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि खानवा के युद्ध के बाद की। अच्छा, पानीपत के युद्ध के बाद कौन सी की थी? तो कलंदर की उपाधि की थी। जब उसने इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत के युद्ध में, तो कलंदर की उपाधि धारण की थी। खानवा के युद्ध के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। दोनों याद रखिएगा। 2-3 कुछ मेन पॉइंट बताए हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव पेपर में ये सब चीजें आपकी बनती है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है ना, कि जिहाद की घोषणा कब की थी, गाजी की उपाधि कब धारण की थी, कलंदर की उपाधि कब धारण की थी। ठीक है ना, ये सब चीजें। अंतिम युद्ध इसका कौन सा था? तो घाघरा का युद्ध। ये सब मेन मेन पॉइंट है। अच्छा, जन्म से बहुत कम ही आता है क्वेश्चन, मेन युद्ध से ही क्वेश्चन आते हैं इसके, है ना। अच्छा, अगली बात करते हैं आपको हम। तो अगली बात होती है इसके पुस्तक की, बाबरनामा। ध्यान रखिएगा, बाबरनामा लिखी, इसकी आत्मकथा है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। काफी इसको मतलब प्रसिद्धि मिली हुई है इस पुस्तक को, बाबरनामा को, क्योंकि बाबरनामा ही एक ऐसी पुस्तक थी जिससे हमको उसके बारे में जानकारी मिल पाई। ठीक है, नहीं तो हमको जानकारी न मिल पाती, और मुगल वंश के बारे में हमें पता चला कि असल में ये कौन थे। तो बाबरनामा इसने लिखी, और इसको तुझके बाबरी भी कहा जाता है। इसको बाबरनामा भी कहते हैं, तुझके बाबरी भी कहते हैं। और इसको लिखा गया तुर्की भाषा में। याद रखिएगा, क्वेश्चन बना हुआ है कि बाबरनामा को किस भाषा में लिखा गया था और किस में लिखा था। तो इसने तुर्की भाषा में लिखा था इसे। फारसी में इसका अनुवाद कराया अकबर ने। जब अकबर आया तो अकबर ने बाबरनामा को अब्दुल रहीम खान खाना की मदद से फारसी में अनुवाद कराया है। क्यों? क्योंकि मुगलों की जो राजभाषा है वो फारसी है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगलों की जो राजभाषा है वो कौन सी है? वो फारसी है। ये लोग काम फारसी में करते थे, इसलिए आधे ज्यादा चीजें आपको फारसी में ही दिखेगी। तो ये क्वेश्चन बनता है कि फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था अब्दुल रहीम खान खाना की मदद से। एक्चुअल में बाबरनामा किस में लिखी गई थी? तो तुर्की में लिखी गई थी। तो ये कहानी आती है। तो इतनी सारी कहानी बाबर के लिए चल रही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? जल्दी से हम समझा देते हैं, रिवाइज कर देते हैं 2 मिनट में। फरगाना में क्या हुआ? इसका जन्म हुआ 1483। गद्दी में बैठा 1494 में। 1504 में इसने काबुल को जीता। ठीक, फिर उसके बाद इसने पातशाह की उपाधि धारण की। 1518 में इसने सियालकोट से लेकर के भीड़ा का किला, और फिर वहां से लेकर के इसने लाहौर तक सब जीत लिया। 1525 में जब ये पेशावर में था तो दौलत खान ने अपने बेटे दिलावर खान को भेजा था दूत के रूप में, और फिर वहां पर मतलब कहा कि आप आक्रमण करिए, इब्राहिम लोदी को हटाइए। फिर 1526 में इसने पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया और कलंदर की उपाधि धारण की। ये वही समय था जब इसने तोपखानों का प्रयोग किया था। ठीक है, और इसमें सहायता की थी उस्ताद मुस्तफ़ा और अली ने, है ना। फिर इसके बाद अगला युद्ध होता है राणा सांगा से। राणा सांगा का युद्ध होता है इसका खानवा पे, जो आगरा के लगभग 35 किलोमीटर के आगे पड़ता है। और खानवा के युद्ध में इसने राणा सांगा को हरा दिया। राणा सांगा किसी तरह जान बचा के भागे, और भागे नहीं मतलब वो निकल गए। फिर राणा सांगा करा। इसके बाद इसने उपाधि धारण की गाजी की,
और गाजी की। और दूसरा पॉइंट इसमें ये हुआ कि इसी में इसने जिहाद की घोषणा की। ठीक है, ओके। फिर अगली बात करते हैं हम लोग। तो चंदेरी का युद्ध हुआ मेदिनी राय के साथ, जो मालवा के क्षेत्र में पड़ता था, एमपी में। मेदिनी राय मारे गए और चंदेरी पे अधिकार हो गया बाबर का। ठीक है, और वहाँ के स्त्रियों ने जौहर कर लिया। ठीक है, अच्छा, राणा सांगा इनकी सहायता करना चाहते थे। असल में क्या था, मेदिनी राय जब लड़ाई हो रही थी बाबर से, तो इन्होंने पत्र भेजा था राणा सांगा को, बट राणा सांगा बहुत घायल हो चुके थे और राणा सांगा तब भी चले थे वहां से, मतलब इनकी सहायता के लिए, लेकिन वो जी नहीं पाए, मर गए वो। उन्होंने मैसेज भिजवाया कि मतलब मैं तुम्हारी सहायता बहुत मुश्किल में करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा आखिरी समय आ गया है। तो बाबर ने अपने बाबरी में लिखा है, तुझके बाबरी में, कि मैं खुशनसीब हूँ, मैं खुशनसीब हूँ कि ये जो चंदेरी का युद्ध हो रहा है इसमें राणा सांगा नहीं है। इसने अपने बाबरनामा में लिखी है। तो उसने ऐसी बातें लिखी थी कि राणा सांगा को बहुत प्रतापी मानता भी था। तो मैं खुशनसीब हूँ कि राणा सांगा इस युद्ध में नहीं था, नहीं तो मैं शायद ही यहाँ पर जीत पाता, ऐसा कुछ उसने वर्णन किया हुआ है बाबरनामा में। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ था। फिर उसके बाद घाघरा, घाघरा का युद्ध होता है और यहाँ से कहानी खत्म होती है बाबर की, जो अंतिम थी 29 के बाद। फिर वो जाकर के लाहौर में वो मर जाता है। ये समझ में आया। अब चलिए बात करते हैं एक इसके सेना नायक की, मीर बाकी। मीर बाकी इसका सेना नायक है और जिसने बनवाई है बाबरी मस्जिद। उस बाबरी मस्जिद पे आपका जो राम मंदिर बन रहा है। ठीक है, तो बाबरी मस्जिद जो बनवाई गई वो मीर बाकी ने बनवाया। अब आप समझिए बाबरी क्या, क्या अंदाजा लगाते हो बाबरी क्यों रखा उसने नाम? बाबरी क्या है बताओ जरा। बहुत ज्यादा आप लोग इधर उधर सोचते हो, सुनते हो, खूब व्हाट्सअप पढ़े होगे, खूब फेसबुक पढ़े होगे, है ना। हमको एक बात बताओ, ये जो बाबरी मस्जिद है, जो था, अब तो नहीं है, क्या है एक्चुअल में? तो एक पॉइंट या किसी को कुछ नहीं मालूम है, तुम लोग खत्म हो बिल्कुल। और उसके बाद किसी को कोई जानकारी नहीं होती है, और फिर यही जो अनजान लोग होते हैं वो फिर बहस करते हैं एक दूसरे से, अपना अपना ज्ञान बांटते हैं फेसबुक को पढ़ के और व्हाट्सएप को पढ़ के, है ना। राम मंदिर जो बना था पहले, एक्चुअल में बाबरी मस्जिद से पहले वो एक बहुत सिद्ध क्षेत्र था, बहुत सिद्ध क्षेत्र अयोध्या में जो था। वहाँ एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे। ठीक है, ये दस्तावेज पेश किया जा चुका है। अगर ये न हुआ होता तो शायद आप लोग विश्वास भी नहीं करते, बट ये दस्तावेज पेश किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो बहुत बड़े संत हुआ करते थे उस समय और बहुत ही सिद्ध क्षेत्र था। वहां पर दो लोग आते हैं जो दूसरे संप्रदाय के थे, वो इनके शिष्य बन जाते हैं उन संत के, और काफी समय तक वो इनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं उस संत से, और वो संत इनको समझाते भी। यही सबसे खूबसूरती थी, यही खूबसूरती थी कि वो ये नहीं समझते थे जो संत थे कि मतलब ये दूसरे उसके, हमें इनको ज्ञान नहीं देना है। तो उन्होंने उनको ज्ञान दिया, उन लोगों को, उन लोगों ने धोखा दिया जो दोनों आए थे शिष्य। जब उन लोगों ने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, सब कुछ हो गया, और जब ये लोग समझ गए कि ये बहुत सिद्ध क्षेत्र है, तो उस पर अधिकार कर लिया, उस पूरे क्षेत्र पे। जब वो संत मर गए या मार दिया जो भी है, बट वो संत जब चले गए तो उन लोगों ने, जो दूसरे संप्रदाय के थे, वो लोग उस पर अधिकार कर लिया। और इन्होंने बाबर को आमंत्रित किया, इन्होंने बाबर को आमंत्रित किया कि तुम इस क्षेत्र में आओ, ये जो क्षेत्र है अयोध्या का, ये बहुत पवित्र उसमें है। तो फिर उसने मीर बाकी को भेजा है, उसके सेनानायक, अपने सेनानायक को, और मीर बाकी ने जा करके वहां पे उसको तोड़ करके बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया है उस जगह पर, जो अब तो खैर हो ही चुका है सब कुछ साबित, और उसमें राम मंदिर बन ही गया है, बन ही रहा है। अब समझिए मीर बाकी ने जो बाबरी मस्जिद बनवाया है, ये बाबरी है कौन? आपको नहीं पता होगा, आप शौक हो जाएंगे। बाबरी असल में कौन था? बाबरी एक 14 साल का लड़का था। बाबरी एक 14 साल का लड़का था जिसका नाम बाबरी था, और ये बाबर का पुरुष मित्र था। पुरुष मित्र समझिए, हम बहुत ज्यादा डिटेल में समझाना नहीं चाह रहे हैं।
पुरुष मित्र आप समझ गए होंगे, जैसे आपकी महिला मित्र होती है वैसे एक पुरुष मित्र हो गया, जिसको आज के संबंध में कुछ और शब्द बोला जाता है। ठीक है, ये वही कहानी है जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी का मलिक काफूर था, आप समझ गए। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का मलिक काफूर है, वैसे ही बाबर का बाबरी है। बाबरी एक लड़का है 14 साल का, जिसको बाबर बहुत चाहता है, अपने जान से भी चाहता है। अपने बाबरनामा में उसने लिखी है, मैं अपनी बीवी को नहीं चाहता उतना जितना मैं इस बाबरी को चाहता हूँ। ठीक है, मैं अपने बेगम को नहीं चाहता जितना मैं इस बाबरी को चाहता हूँ, लड़के को 14 साल के। वो है बाबरी, ये है पूरी कहानी। तो बाबरी असल में ये नाम है। तो ये चीजें चल रही थी। ठीक है, बहुत शायर लिखा है, शायरी की है इसने बाबरी के ऊपर, शायरी की है बाबरी के ऊपर। और बड़े अच्छे अच्छे शायरी उसकी तुर्की भाषा में खैर थी, फिर उसके बाद बदला गया होगा, तब लोगों को पता चला। चलो हम एक शायरी पढ़ के बता देते हैं आपको, अगर आपको चाहिए तो। उसकी एक शायरी है बाबरी के लिए, और भयंकर भयंकर बात उसने लिखी है। और एक आध हमने सर्च किया तो वो मिला कि ऐसा है। क्या लिखा उसने बाबरनामा में, तेरी तमन्ना मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी, तेरी तमन्ना मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी, हाय आशिकों की यही तकदीर क्यों है, हाय आशिकों की यही तकदीर क्यों है। ना दूर तुझे कर सकूं, ना दूर तुझे कर सकूं, ना पास तेरे आ सकूं, कैसी ये हवस है या है ये मोहब्बत तेरी, पागल मुझे क्यों किया ऐ मेरे मर्द महबूब, पागल मुझे क्यों किया ऐ मेरे मर्द महबूब। ये मर्द महबूब जो लिखा है इसने बाबरी के लिए लिखा है। ठीक है, तो ऐसे उसने कई सारी शायरियां लिखी, और ये उसके बाबरनामा में है, जो तुर्की में थी, बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया। ये है बाबर। अब आप बताइए कि बाबर को हम कैसे माने। कोई हमसे कह दे अगर अगर हम इतिहास नहीं पढ़े हैं तब तो ठीक है, भाई हम तो पढ़े हैं। कोई कह दे कि बाबर बहुत अच्छा सेनानायक था, चलो मानते हैं, ठीक। लेकिन उससे हम उसकी गलतियों को दूर थोड़ा कर देंगे। बहुत अच्छा सेनानायक था, उसने जीता था, ये सब जो उसने तबाही मचाई है, जो उसने किया है, इससे उसको माफ थोड़ा किया जा सकता है। मानते कि अच्छा सेनानायक था, कम सैनिकों के साथ उसने हरा दिया पानीपत का युद्ध, और वहीं से किया चीजें। तो ये चीजें थी, बस इतना ही रखते हैं, बहुत सारी हम इसमें नहीं बता रहे आपको। ठीक है, इतना बहुत है बाबर के लिए, नहीं तो है तो बहुत कुछ। तो यहाँ तक इसी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है। बाबर की कहानी खत्म करते हैं। बाबर की कहानी खत्म होती है इस प्रकार से। अच्छा, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं अब आगे का। क्या पूछ रहे हो, कौन बार बार पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है जो परेशान हो गया है। सर जी ये लोग उपाधि अपने से बनाते तो हाँ भैया, अपने से ही बनाते थे। ये लोग अपनी ही उपाधि धारण कर लेते थे, पीछे से ही कोई ना कोई चीज चली आ रही थी। अब जैसे गाजी है, तो गाजी बहुत पहले से चली आ रही है। आपको अगर याद ना हो तो मैं बता दूं, गजनवी के समय से चली आ रही है। गाजी की उपाधि ये तभी से चली आ रही है, जब ट्रांसऑक्सियाना के क्षेत्र से जब तुर्कों ने आक्रमण किया था कबीलों ने, तो उनमें से एक सैनिक हुआ करते थे जो गाजी नाम से फेमस थे, जो उन्होंने इस्लाम को बढ़ाने के लिए किया था। तो गाजी नाम से वो पहले से फेमस थी, उपाधि बहुत पहले से चली आ रही है। ठीक है, तो जैसे कुछ होता था तो ये लोग गाजी की उपाधि धारण कर लेते थे। ये ठीक वही केस है, जब विक्रमादित्य की उपाधि 14 विक्रमादित्य हुए, तो वो विक्रमादित्य पहले से नहीं चला आ रहा था, तो जो करता था वो उपाधि धारण कर लेता था। तो ये ऐसी चीजें हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं उपाधि का डिस्क्रिप्शन हुआ करता था और इसको धारण कर लेते थे लोग। ठीक है, बाबर की कहानी खत्म होती है, इतना बस है आपके लिए। आपके लिए मेन वो युद्ध है, युद्ध को याद कर लीजिएगा, 4 युद्ध वही सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक आपके लिए वो उनकी आत्मकथा इंपॉर्टेंट है, बाबरनामा, तुर्की में लिखा है, इसको भूल मत जाना। ठीक है, और इसका अरबी जो फारसी में अनुवाद करा है वो किसने करवाया है, तो अकबर ने करवाया है। बस इतना ध्यान रखना है, 4-5 मेन पॉइंट है। ठीक है, बाकी आप नहीं भी याद रखोगे सियालकोट वगैरह तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमने कहानी समझाई थी जिससे याद रहे। हाँ, ये जरूर रखना याद, कौन सी उपाधि कब की थी, कब क्या था, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। अच्छा, हुमायूं की कहानी थोड़ा सा समझा देते हैं। आपको पता है घाघरा का युद्ध खत्म हुआ 1529 में, और 1529 के बाद जब ये काबुल लौट रहा था तो लाहौर पे इसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर गद्दी पे बैठता है हुमायूं, जो इसका बेटा है, बड़ा बेटा है हुमायूं, जो गद्दी पर बैठता है। ठीक है, अच्छा, 1530 में ये गद्दी पे बैठता है हुमायूं। अब समझिए जरा, इसके भाई हैं, हुमायूं के भाई हैं, 3 और भाई हैं। एक भाई है कामरान, एक भाई है अस्करी, और एक भाई है जिंदाल, यानी ये बाबर के पुत्र हो गए।
तो बाबर के ये लोग पुत्र हैं। हम लोग ज्यादातर हुमायूं को ध्यान रखते हैं, बट ध्यान रखिएगा 4 लोग हैं। हुमायूं जो मेन गद्दी पे बैठेगा क्योंकि सबसे बड़ा पुत्र है ये बाबर का, और 3 और है, कामरान है, अस्करी है और हिंदाल है। अच्छा, तुर्कों में तैमूरों में, ये तैमूर वंश का हो गया ना, तैमूर पूर्वज थे इसके बाबर के। तो तैमूर में एक प्रथा चलाया करती थी कि जैसे इनके जो बेटे हुआ करते थे तो उसमें साम्राज्य बांट दिया इनके साथ भी। तो बाबर ने कहा था हुमायूं से कि तुम अपने भाइयों से लड़ना मत, तुमको हम शासक जरूर बना रहे हैं, लेकिन सबसे प्रेम व्यवहार से रहना, ठीक है, क्योंकि लड़ाई हो जाया करती थी इन लोगों के बीच। तो काबुल का जो क्षेत्र है, काबुल और कंधार, वो कामरान को दे दिया गया। कामरान को दे दिया गया काबुल और कंधार का क्षेत्र, ठीक है, जो अफगानिस्तान वाला था। बाकी लोग इसके साथ रहे, अस्करी और जिंदाल वगैरह। और हुमायूं बैठा आगरा की गद्दी पर, क्योंकि आगरा से ही शासन हो रहा था अब इस समय। तो आगरा की गद्दी पर बैठ गया ये कौन, हुमायूं बैठ गया। माता कौन है, माहम बेगम है, और पिता बाबर ही है, ठीक है। माहम बेगम सिया संप्रदाय से थी और बाबर सुन्नी संप्रदाय से, ध्यान रखिएगा, ये सुन्नी संप्रदाय को मानता है बाबर जो, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। इसके समय में 4 मेन युद्ध होते हैं हुमायूं के समय, जैसे बाबर के समय में हुआ है। तो आपको याद करने के लिए 4 मेन युद्ध है जो हुमायूं का युद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला युद्ध है देवरा का युद्ध या दोराहा का युद्ध कहते हैं इसे, थोड़ा आइडिया दे देना, ध्यान समझिएगा। देवरा का युद्ध या दोराहा का युद्ध, ये हुमायूं से नहीं होता, ये हुमायूं से सॉरी हुमायूं से होता है। असल में अलग अलग लोगों से चारों युद्ध हुआ है ना। पहला युद्ध जो युद्ध हुआ है वो अफगानों से हुआ है, हमको समझाना पड़ेगा फिर आपको, बट एक समझ लो कि हुमायूं के 4 युद्ध हुए हैं, फिर हम इसको डिटेल में समझाएंगे। तो एक युद्ध हुमायूं का हुआ है दोराहा का युद्ध या देवरा का युद्ध। इसका एक युद्ध हुआ है चौसा का युद्ध। इसका एक युद्ध हुआ है कन्नौज का युद्ध, और इसका चौथा हुआ है सरे हिंद का युद्ध। तो हुमायूं के एक्चुअल में 4 युद्ध हुए हैं, किसके किसके साथ हुआ वो हम बताएंगे आपको आगे। तो आप अभी याद कर लो कि 4 युद्ध इसके हुए हैं। पहला नाम बताओ, देवरा का युद्ध, देवरा, देवरा का युद्ध या दोराहा का युद्ध, ठीक है। दूसरा नाम बताओ, दूसरा नाम चौसा का युद्ध। चौसा बिहार में पड़ता है, बक्सर के पास, ठीक है, चौसा का युद्ध। तीसरा है आपका कन्नौज, यूपी में, ठीक है। और फिर पड़ता है सरे हिंद, सरे हिंद, ये उधर काबुल वाबुल के क्षेत्र का जो एरिया था उधर, ठीक है, सरे हिंद। याद हो गया। तो हुमायूं के 4 युद्ध, जल्दी से नाम टाइप कर दो, और जल्दी से सब लोग हमारे सामने आओ जरा, तो जल्दी से वीडियो ऑन करो, देखे कितने लोग जगे कितने सोए, कुछ समझ में आ रहा है, हाव भाव। भैया गौरव ठीक ठाक है, परेशान तो नहीं हो? अरुण, हाँ सही है। दीपक, निधि, अभिषेक, मीरा, अरे तुम लोग टाइप करो भैया, तुम लोग हमको ना देखो ना हम तुमको देखे, तुम लोग टाइप करो, चारों युद्ध के नाम टाइप करो, है ना। हाँ, जल्दी जल्दी टाइप करो जो हुमायूं के 4 युद्ध हुए। श्रुति, टाइप करो भाई जल्दी। कंचन, क्या सोच रहे हो तुम लोग? नवीन, सौरभ, अभय, आरती, इमरान, चलो सबने टाइप कर दिया, देखे क्या टाइप किया है। राजरानी ने टाइप किया चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, देवरा युद्ध, सर हिंद है वो, सरे हिंद, सरे हिंद है ना, सरे हिंद बोलते हैं, सरे हिंद। वेरी गुड, सबने टाइप कर दिया, तो ये ठीक है, ओके। तो ये 4 मेन युद्ध होगा, ठीक है, हुमायूं का। तो हुमायूं बड़ा बेटा है जो बाबर का है, इसके 3 भाई और हैं, एक कामरान है, और अस्करी है, और हिंदाल है। साथ साथ समझाएंगे हम क्या चल रहा है हुमायूं के साथ ही, है ना, उसमें भी। हुमायूं एक ऐसा शासक हुआ जो गद्दी पे बैठा, अमीर है, ठीक, फिर ये गरीब होगा। गरीब समझते हो, एक ऐसी स्थिति इसकी आएगी कि बिना राज्य का राजा हो जाएगा हुमायूं। मतलब ये राजा तो है लेकिन इसके पास राज्य नहीं है, इसको ये नहीं पता कि मैं किस राज्य का राजा हूँ, ठीक है। तो ये हालत हो, क्यों? क्योंकि एक तरफ शेरशाह सूरी इसी के समय है, शेरशाह सूरी का अधिकार हो जाएगा, है ना, अफगानों का अधिकार हो जाएगा। उधर कामरान जो है वो उधर काबुल वाले क्षेत्र को जीत लेगा,
ये बेचारा भटकने लगेगा। तो ये पहुंचता है ईरान की तरफ, शाह के शासन में ईरान की तरफ कुछ समय रहता है, और फिर उसके बाद वहीं से सेना को इकट्ठित करता है और लास्ट युद्ध लड़ता है सरे हिंद का युद्ध 5555 में, जब वो जीतता है, काबुल वगैरह को करता है। तो यही कहा गया है कि पहले ये अमीर बन रहता है, फिर गरीब बनता है, और फिर वापस उठ करके अमीर बनता है। तो ये एक समय ऐसा आता है जब ये बिना राज का राजा भी था, ठीक है, हुमायूं जो था। तो एक चीजें बताएंगे, देखो कहानी के रूप में समझोगे तो बहुत सारी चीजें, हो सकता है कि बहुत सारी चीजें पेपर में ना आए। अब ये थोड़ा आएगा कि बिना राज का राजा कौन था, लेकिन अब हम समझा रहे हैं आपको वो, ठीक है, चीजें कि उससे कहानी मतलब समझ में आए। तो 1530 में ये गद्दी पे बैठा, और 1532 में इसका युद्ध हुआ है, देवरा का युद्ध। यह पहला युद्ध जो देवरा का युद्ध हुआ है 1532 में, ठीक है, जिसको दोराहा का युद्ध भी कहते हैं। समय हो रहा है क्या? 8:15 हो गया, अच्छा ठीक है। ये अफगानों के साथ हुआ है ना, अफगानों के साथ इसका युद्ध हुआ, देवराहा का युद्ध। अफगानों को इसने हटा दिया, ठीक है, देवरा के युद्ध में इसकी विजय हुई। और एक चीज समझिएगा इस समय कि गुजरात पे एक शासक बैठ चुका है। जब ये हुमायूं का शासनकाल चल रहा है 1530 में, तो उसी समय एक शासक बैठ चुका है, बहादुर शाह। बहादुर शाह बैठ चुका है, ठीक है, 1526 में, 1526 में। तो ये बहादुर शाह, अब इसकी मुसीबतें क्या हैं, पहले थोड़ा सा फिर से इसका आसपास का चीजें समझा दे, युद्ध की बाद में बात करेंगे हम डिटेल में। हम आज केवल इतना समझा दे कि इस कंडीशन क्या चल रही है। जैसे हमने बाबर की कंडीशन समझाई, तो समझ में आ गया था बाबर की कंडीशन क्या थी। सफी साम्राज्य चल रहा था, उस्मानी चल रहा था, उज्बेक चल रहे थे, इधर इब्राहिम लोदी था, दौलत खां था उधर पंजाब में, ये बाबर का कंडीशन चल रहा था। थोड़ा सा समझिएगा, हुमायूं जब गद्दी पे बैठा है तो उसकी स्थिति क्या चल रही है। बड़े संघर्ष इसके भी हैं, हुमायूं के भी। कामरान जो इसका भाई है, वो जो पंजाब में बैठा हुआ है, जिसके अधिकार में काबुल कंधार है, कहता है कि मतलब ऐसा कि काबुल और कंधार गरीब एरिया, बहुत उस तरह के डेवलप नहीं, उसने लाहौर पे आक्रमण कर दिया, पंजाब वाले एरिया में। सॉरी, पंजाबी था वो, आज का तो पाकिस्तान है, वो पंजाबी था। तो लाहौर को जीत लिया उसने, लाहौर वगैरह मुल्तान वगैरह जीत लिया उसने, कामरान ने, ठीक है। उधर वो मुसीबत चल रही थी, उधर से वो बढ़ा रहा था। इधर गुजरात में 1526 में बहादुर शाह गद्दी पे बैठ गया था। ये बहादुर शाह जफर नहीं है, ठीक है, बहादुर शाह से जफर बहुत बाद में आई। कॉलेज जाना है 8:30 बजे, चलो ठीक है, बस 2 मिनट और कर लेते हैं। कॉलेज खुल गया क्या? कॉलेज जाओगे अब इस समय? अच्छा ठीक है। तो बस आज की स्थिति केवल समझा दे रहे हैं, कहानी कल सुनाएंगे, ठीक है, लड़ाई वगैरह, बस परिस्थिति समझा देते हैं। तो इधर बहादुर शाह गुजरात में बैठ चुका है, उधर कामरान जो है वो पंजाब के क्षेत्र में है, और पूर्वी क्षेत्र में जो बिहार वाला क्षेत्र है, बिहार और बंगाल और इधर का इधर है शेरशाह सूरी, अफगान है इधर। जो शेरशाह नाम आप समझते हो ना, शेरशाह सूरी, एक मूवी बन रही है शेरशाह, बन रही है ना, शेरशाह कोई मूवी बनी है, ये वो शेरशाह मत समझ लेना है, वो शेरशाह। ये शेरशाह ये अलग है, ये अफगान शासक है, ये सब वही है, कबीले वाले लोग, बर्बर। पहले जब हम लोग छोटे में पढ़ा करते थे 6-7 में, तो कोई बताने वाला ही नहीं था कि क्या है। हम सोचते थे सब भारतवासी हैं, हम सबको यही सोचते थे, सब यहीं के हैं, ये सब वहीं के भागे हुए सब आए हुए हैं, ठीक है। तो ये अफगानी है, शेरशाह सूरी अफगानी, अफगानी कहा जाता है, अफगानी सरदार है, ठीक है। तो बट काफी ताकतवर था शेरशाह भी। इसका नाम एक्चुअल नाम था शेर खान, इसका एक्चुअल नाम शेर खान है, ठीक है, और इसको फरीद भी कहा जाता है, इसका बचपन का नाम फरीद है। तो शेर खान फरीद या शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी से आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं, एक्चुअल नाम शेर खान है इसका, ठीक है। तो इसका अधिकार चल रहा है पूरब का क्षेत्र, जो बंगाल बिहार वाला क्षेत्र है, ये इसके अधिकार में। ये है दिक्कत इसकी, 3 तरफ से दिक्कत बढ़ी है हुमायूं की। एक कामरान जो उधर का क्षेत्र पंजाब का है, जिसको केवल काबुल और कंधार दिया गया था, ये पूरा पंजाब जीतना चाहता है। इधर गुजरात में बहादुर शाह है, जो राजस्थान को जीतना चाहते हैं, मालवा को जीतना चाहते हैं। उधर पूरब में इसका सामना होगा शेरशाह से, जो बंगाल और बिहार का है। तो काफी मुसीबतें हैं इसकी, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि क्या चलेगा आगे चल करके। और कल हम लोग बात करेंगे कि जो युद्ध हुए हैं
देवरा का युद्ध और ये सब जो युद्ध हुए हैं, कन्नौज और आगे जो भी युद्ध होगा 3-4 जो हुए हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे एक एक करके, और हुमायूं के बारे में कुछ बताएंगे कि क्या है, इसका मकबरा कहाँ है, क्या है सब। ठीक, कल हम खत्म करेंगे इसे, हुमायूं और शेरशाह को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नोट्स हम आपको PDF भेज दे रहे हैं, अगर रिवाइज करना है तो उसके बाद रिवाइज कर लेना आप लोग। क्लियर सबको? चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन।